स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं गुरप्रीत राणा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। योर स्टॉक्स में हम एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं और आपके स्टॉक्स पर ओपिनियन दिलवाते हैं। शुरुआत करते हैं। योर स्टॉक्स में सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। एक बार आपको बता देते हैं कि आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, योर स्टॉक में अपने निवेश से जुड़े हर सवाल का जवाब पाना बेहद आसान है। अपनी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और अपना सवाल सीधे हम तक पहुंचाइए। आप हमें 9167329108 पर कॉल करके SMS या WhatsApp के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप हमारे साथ फेसबुक पे और ट्विटर हैंडल से जुड़कर सीधे अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और चलिए, आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। BNK सिक्योरिटीज के रचित खंडेलवाल हमारे साथ हैं। रचित जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सवाल जवाब का सिलसिला खैर हम शुरू करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, शुरुआत कमजोर हुई थी लेकिन अब निचले स्तरों से शानदार रिकवरी मार्केट में देखने को मिल रही है। निफ्टी के लेवल्स की अगर फिलहाल हम बात करें तो अच्छी तेजी यहाँ पर निचले स्तरों से आती हुई करीब 70 अंकों की तेजी है, लेकिन 23,286 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे तो यहाँ पर भी 300 अंकों से ज्यादा का उछाल 55,412 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कारोबार होता हुआ, और बैंकिंग से ही काफी हद तक यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, प्राइवेट बैंक्स में आज हल्की फुल्की तेजी नजर आ रही है। वहीं IT में आज देखिए गिरावट है। तमाम जितने भी इंडेक्स है वो हरे निशान में है, लेकिन IT यहाँ पर करीब करीब 1% से ज्यादा टूटता हुआ दिख रहा है। IT के शेयरों में गिरावट है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी हटाने की खबर से आज शेयरों में अच्छी तेजी नजर आ रही है। इस वक्त बाजार की चाल को कैसे देख रहे हैं आप, और क्या ये रिकवरी अब सेकेंड हाफ में भी सस्टेन करती हुई नजर आएगी? तृप्ति जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को नमस्कार। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है लोअर लेवल से। सुबह जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग दिखा रही थी, कहीं ना कहीं एक डाउट जरूर था, और अब जिस तरीके से 23,200 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रही है, एक सेंस ऑफ सपोर्ट देखने को हमें मिल रहा है। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। मैं समझता हूं 23,400 लेवल्स तक आपको एक बार निफ्टी मूव करती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी रिलेटिवली अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रही है अमंग ऑल द मेजर इंडाइसेस, और जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है 55,800 और फिर 56,200 लेवल्स तक का भी आपको मूवमेंट आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट हाँ, जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर रखेंगे। अगर 30 मिनट्स के चार्ट में निफ्टी आपको 23,200 लेवल्स के नीचे मेंटेन करते हुए दिखती है, एक बार लॉन्ग साइड पोजीशन स्क्वायर अप कर लेना सही रहेगा। चलिए, तो ये सलाह मार्केट पर आती हुई और शुरुआत करते हैं आज के योर स्टॉक्स का सिलसिला। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हैं। अरफत, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। कैसे हैं आप? तो बढ़िया मैम। जी बताइए, क्या सवाल है आपका आज का? मेरा सवाल है मैम, NBCC के शेयर मैंने 107 पर बाय किए हुए हैं। 2000 का क्वांटिटी है। ओके। तो क्या मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना चाहिए, और नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? ओके, बिल्कुल आपको बता देते हैं। रचित जी, NBCC को लेकर इनका सवाल है, इनकी क्वेरी है, और अगर इनके खरीद भाव की बात करें तो 107 रुपए पर इन्होंने ये शेयर खरीदा है। इस वक्त थोड़ा नीचे आ चुका है इनके खरीद भाव से। 2000 इनके पास क्वांटिटी है इन शेयर्स की। करीब करीब 10,000 नुकसान भी उठा रहे हैं। और देखा जाए तो पिछले 3 महीने में वैसे तो शेयर चढ़ा है, करीब 17% की तेजी आई है, लेकिन पिछले हफ्ते में गिरावट नजर आई है। जानना चाहते हैं स्टॉप लॉस कहां लगा सकते हैं और आगे का टारगेट क्या रहेगा इनका? देखिए, इसमें इनको मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि NBCC अकेली चुनिंदा उन कंपनीज में से है जिनको एक्चुअल में बिजनेस और ऑर्डर बुक की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है और गवर्नमेंट ही अपने कंस्ट्रक्शंस के लिए इनको ऑर्डर देती है। ये इस कंपनी के लिए सबसे बड़े USP है। अगर आप बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस की, और बहुत ज्यादा देर आप इसको नहीं होल्ड करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको 96 लेवल्स का एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा। 96 लेवल्स क्लोजिंग बेसिस अगर बंद होता है और उसके बाद आपको नेक्स्ट डे भी सस्टेन करता हुआ दिखता है, एक बार एग्जिट लेना आपके लिए सही रहेगा। जो आपकी बाइंग प्राइस है वही रीसेंट टाइम्स का हाई है।
बट ये कोई कंसर्निंग फैक्टर नहीं मुझे बनता हुआ दिख रहा। जिस तरीके से पोजिशन है 96 लेवल्स के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है, गोइंग फॉरवर्ड आपको 120, और अगर आप इसको मीडियम टर्म मतलब आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वार्टर के लिए होल्ड करते हैं, तो 130 तक के भी लेवल्स आपको दिखाने का ये दमखम रखता है। ऑलराइट, तो ये सलाह एनबीसीसी पर आती हुई स्टॉप लॉस और आगे के टारगेट्स भी आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे और हमारे साथ इस वक्त अमन जुड़ चुके हैं। अमन, हाय, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल है? मेरा सवाल सीजीसीएल को लेकर है। मेरे पास सीजीसीएल के 400 शेयर्स हैं 182 की बाई पर। ओके, मुझे उनको होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट ले लेना चाहिए? क्या टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं नियर फ्यूचर? बिल्कुल ठीक। आपने रचित सवाल तो सुन लिया होगा इनका, कैप्री ग्लोबल को लेकर है और इन लेवल्स पर 6000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। फ्यूचर टारगेट्स जानना चाहते हैं, क्या सलाह होगी इन्हें? देखिए, इसमें अगर हम टेक्निकल पैटर्न्स पे देखें तो प्रैक्टिकली अब ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, एक क्लियर केस ब्रेकआउट की ओर ही अपना डायरेक्शन दिखा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत नियर टर्म में आपको 214 और 214 के सप्लाई पॉइंट को अगर ये क्रॉस करता है तो 246 लेवल्स तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। बट मार्केट्स थोड़े से वॉलेटाइल हैं, और ये जिस पर्टिकुलर स्पेस से आता है, एनबीएफसी और एमएसएमई सेक्टर को ये केटर करते हैं, थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच जरूर हमें रखनी होगी। उसके लिए मैं इनको एक स्टॉप लॉस भी सुझा देता हूं, जो कि होगा 188। 188 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। अगर उसके नीचे मेंटेन करे तो एक बार आपको निकल जाना चाहिए, अभी अपसाइड के लिए वेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह थी हुई सीजीसी पर, और आगे चलते हैं। अगला सवाल रचित जी हमारे पास यूट्यूब से आया है राजश्री का, और उत्कर्ष बैंक के लिए इनकी क्वेरी है ये। 3000 शेयर्स इनके पास उत्कर्ष बैंक के, और 29 का इनका खरीद भाव रहा था। ये जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार टूट रहा है ये शेयर, और करीब इनको 50,000 का इस वक्त नुकसान भी हो रहा है। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्पेस में आपने देखा होगा एक टाइम था जब बहुत सारी कंपनीज आई थी, बहुत कम कंपनीज उनको एक प्रॉपर तरीके से फ्लोट कर पाई। अब इनको मैं एक अलार्मिंग सिचुएशन जरूर बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर बैंक के अगर हम देखें तो रिजल्ट्स में अदर इनकम जो है वो 431 करोड़ की है। नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, प्रॉफिट में कंपनी नहीं आ रही है, और इतने रिलैक्सेशन आरबीआई के थ्रू दे दिए गए सारी चीजों के बावजूद अगर ये नहीं परफॉर्म कर रहा है, मैं कहूंगा ज्यादा लंबा समय ना होल्ड करें और हायर लेवल्स पे एग्जिट करने की कोशिश करें। अगर लेवल्स की बात करें तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में कभी भी आपको ये 14 रुपीज 80 पैसे के ऊपर मेंटेन करते हुए 1540 1560 के लेवल्स पे दिखे, प्लीज एग्जिट करें। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एग्जिट की सलाह आती हुई। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, हाय, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, हेलो मैडम। मैडम, एक पहले तो रचित सर को नमस्कार। मैं भी उन्हीं के स्टेट का हूँ, बट थोड़ा चेंज है, वो बनिए में जाट हूँ। मैं भी अभी थोड़ा बढ़िया बनने की कोशिश कर रहा हूँ शेयर मार्केट में। मैडम, मेरा एक्चुअली इरेडा है, मेरे पास में 1700 है, तो बहुत शेयर्स मैंने इरेडा का ही डाला था जस्ट कल चेक करने के लिए। 1700 का मेरा बाइंग प्राइस है मैडम, एंड नहीं, 1700 शेयर्स हैं, 149 इज द बाइंग प्राइस। और मैडम, मेरे को एक्चुअली कोई इसमें वो जल्दी नहीं है। ओके, मेरा एक्चुअली जो ये है होराइजन 2030 या 34 तक है, टिल आई रिटायर। ऑलराइट, तो ऐसे मेरे पास में बहुत शेयर है, हजार में है, जी जी, इरेडा हो गया, टाटा मोटर हो गया, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। हैं, संवर्धन है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे ये पता करना है मैडम, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटेजी? शुड आई ऐड इट ऑन डिप्स और शुड आई बुक प्रॉफिट व्हेन इट कम्स टू ऑन द माय बाइंग प्राइस? ऑलराइट, ऑलराइट। आप विक्रम जी, आपको अभी इस पर जवाब मिल जाएगा। रचित, आपने पूरा सवाल सुन लिया होगा। एरेडा को लेकर है 51,000 का नुकसान, क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? देखिए, पहले तो विक्रम जी को भी नमस्कार, और इनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने अच्छा स्टॉक ले रखा है, और बाइंग प्राइस जो है ना वही मेजर सप्लाई पॉइंट है। तो मेरे को बहुत ज्यादा कोई टेंशन नहीं लग रही है कि इस पोजीशन से। आप देखिए, नवरत्ना स्टेटस मिला हुआ है इस कंपनी को, और पहले ये रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस और एनर्जी स्पेस में ही फाइनेंस कर पाते थे। रिसेंट टाइम्स में आरबीआई ने थोड़े से चेंजेस किए हैं।
अब ये आउटसाइड एनर्जी स्पेस में भी अपने आप को फंड करने के लिए तैयार कर रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट थोड़े से प्रॉब्लमैटिक थे, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। इन्होंने जो टाइम होराइजन दिया है उसमें मुझे बहुत सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है। इनको मैं एक ही स्ट्रैटेजी सुझाना चाहूंगा, अभी आप वेट करें, 1-2 क्वार्टर में जैसे ही नंबर इंप्रूव होंगे और 148 के ऊपर ये सस्टेन्ड मूवमेंट करेगा, उसके बाद आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। जैसे ही 148 लेवल्स ब्रीच करेगा, 168 और 168 के बाद 188 लेवल्स तक भी जाने का दमखम रखता है, और इनके टाइम होराइजन में तो और ऊपरी लेवल भी देखने को मिलेंगे, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो अरेडा के लिए काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर बताया है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल यूट्यूब से आया है। अभिनव का सवाल है, इनके पास HDFC बैंक के 80 शेयर है, एंट्री प्राइस 782 और नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिहाज से है। रचित जी, HDFC बैंक लगातार डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आज बैंकिंग स्पेस अच्छा कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आधे % से ज़्यादा की तेज़ी है। इन लेवल्स पर करीब 2500 के आसपास का नुकसान हो रहा है। क्या सलाह होगी HDFC बैंक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, अभिनव जी को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इन्होंने एक सेविंग ग्रेस बस ये रखा है कि लॉन्ग टर्म ग्रेस को रखा है। अभी आप देखें जिस तरीके के न्यूज डेवलपमेंट आ रहे हैं, जो इनको कंप्लायंस इश्यूज, ऑडिट में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत नई नई चीजें आ रही हैं इनके बैंक की तरफ से, अभी कोई भी ट्रेंड चेंजिंग अपमूव नहीं देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि एक अपमूव के पहले फर्दर डाउनसाइड इनको देखने के लिए मिल सकता है, जिसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। दो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मुझे नहीं लगता इनके लिए वो प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में हो सकता है आपको ये वापस 720 और उन लेवल्स के नीचे अगर मेंटेन करता हुआ दिखे तो 680 तक आ सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। बट जैसे ही ये साइंस ऑफ रिवर्सल आपको दिखाना चालू करेगा, जैसे ही ये 824 और 824 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको जाता हुआ दिखेगा 924 और 924 के बाद 1000+ लेवल्स, कोई चिंता की बात नहीं है, बट अभी ट्रेंड चेंज नहीं होता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये सलाह आती हुई HDFC बैंक को लेकर आगे चलते हैं। आगे हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं, रचित जी। संजय, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल रहेगा? I had bought Infosys in 2022 Okay. at the rate of 1770. Okay. The market was rising at that time. Okay. Now it's come down. Although total, in the family we have more than 1,000 shares. Okay. So can we buy now or should we wait for further fall? ओके, अभी आपको बता देते हैं संजय जी। रचित जी, इन्फोसिस को लेकर इनका सवाल है। 1170 का इनका खरीद भाव है, 200 शेयर है इनके पास, और अभी फिलहाल नुकसान हो रहा है क्योंकि खरीद भाव से तो नीचे चला गया है स्टॉक। और देखिए, पूरे IT पैक में भी वैसे भी लगातार पिछले हफ्ते से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इन्फी भी आज काफ़ी टूट रहा है, शेयर 2% टूट गया है आज। ऐसे में क्या सलाह रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी इन्हें अपनानी चाहिए आगे के लिए? For Sanjay ji, I would like to put it like this, that he really needs to understand that a stock like Infosys is hardly showing any downside from the price point that he has bought into. The price is quite reasonable. I would not suggest that he should, bring in more money kept on the table in this particular stock as of now. If we see further corrections and if we see it hitting, say, 1120 or 1020 or 1040 levels, I would still suggest that he can initiate his averaging in a staggered manner. But at this price point, I don't see any reason for him to average. If he's a long-term investor, I would still suggest he can maintain the position. And when we talk about reversal, I believe the way we have seen, AI disintegration from the system, and we have seen a decent correction in AI stocks of American markets. I believe from 1392 levels, as soon as it sustains 1392 levels, you will see a very good upside coming into this stock. And 1680 would be the targets that for which he can wait for medium term. चलिए, तो ये सलाह आती हुई इन्फोसिस को लेकर, और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। अपने सवाल हमें भेजते रहिए, QR कोड स्कैन करते रहिए। लाइव कॉलर का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हकम सिंह जुड़ चुके हैं। हकम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल है। जी मैम, मेरा सवाल यही है कि जब ये ओला
इलेक्ट्रिक के स्टॉक जब लिस्ट हुए थे आईपीओ के थ्रू, जब मार्केट में लिस्ट हुए थे जी। उस टाइम मैंने मेरा एक आईपीओ भी लगा था। उस आईपीओ के बाद जब ये स्टॉक ग्रोथ में था तब मैंने 128 के भाव पे पहले तो मैंने 2000 शेयर खरीदे थे। उसके बाद मेरे भाई ने और 3000 स्टॉक खरीदे, कुल मिला के 5000 स्टॉक हमने लिए हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमने सोचा था ये थोड़ा और ग्रोथ करेगा, पर फिर उसके बाद ये नीचे नीचे आया, उसके बाद कभी ऊपर आया नहीं वापस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल हम सीधे एक्सपर्ट के पास ही लेकर चलेंगे। रचित, यहाँ पर हाकम सिंह जी का सवाल है, ओला इलेक्ट्रिक लगातार खबरों में रहने वाला शेयर है और देखिए डाउन ट्रेंड तो यहाँ पर बरकरार है, काफ़ी ऊपरी स्तर की बाइंग है क्योंकि आईपीओ के वक्त की खरीदारी 2000 शेयर खरीदे थे और 128 पे खरीदा, आज देखिए 45 पे आ गया है और आज भी करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट है, काफ़ी बड़े नुकसान में है इस वक्त। क्या सलाह होगी इन्हें? देखिए, हकम जी को मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हकम जी प्लीज, आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करा करिए, क्योंकि जिस तरीके से फिर ये वेल्थ इरोड होती है तो बुरा लगता है। अब इस प्राइस पॉइंट पे मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ तो आपको बुरी जरूर लगेगी कि ये सब कुछ हो जाने के बाद बोलने का काम बहुत आसान रहता है। बट अभी आपने देखा होगा, हमने जितने भी स्टॉक्स की बात करी स्टॉप लॉसेस के साथ ही करी। अब बात कर लेते हैं ओला की। देखिए, ओला में आपको एक लिक्विडिटी की रैली दिख रही है। अभी कंपनी भी फंड रेज कर रही है, 750 करोड़ भी ये इन्फ्यूज कर रही है। बट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की है और मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो पा रहा हूँ स्टॉक से। एक अच्छा स्टांस नहीं, और ईवी एज अ स्पेस में भी अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सैचुरेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे हायर लेवल्स पे आप एग्जिट की कोशिश करें और ये फंड अपना कहीं और डिप्लॉय करें, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस आना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एवरेज करने के लिए भी मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि इतने रनअप के बाद अगर कभी भी आपको ये 39 लेवल्स के नीचे वापस मेंटेन करता हुआ दिखता है तो फिर पेन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हायर प्राइस पे प्लीज एग्जिट करने की कोशिश करें और फंड कहीं और डिप्लॉय करें। चलिए, तो सेल ऑन राइज की सलाह मिली है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? स्वागत है योर स्टॉक्स में। मैडम, मेरे पास 4000 आईओसी का शेयर है, एवरेज प्राइस है 154। ओके, क्या सलाह चाहते हैं आप इस पे? मेरे को मैंने लॉन्ग टर्म में रखना चाहता हूँ। अच्छा, आप लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं। क्या इसका प्राइस मिलेगा क्या? 200 के अराउंड मिलेगा? जब तक 200 कभी भी मिलेगा क्या? 2, 3 साल, 4 साल जब भी? ओके, अभी आपको पूछ के बताते हैं हरीश जी। रचित जी, आईओसी को लेकर इनका सवाल है और 154 रुपीस पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदा था, अभी 134 पर आ गया है स्टॉक। 4000 शेयर्स हैं इनके पास, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। सवाल आपने इनका सुन लिया होगा, तो ये जानना चाहते हैं कि 200 के लेवल्स क्रॉस कर सकता है ये शेयर या नहीं कर सकता है? क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मेन प्रॉब्लम आईओसी के साथ आप देखें, एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रजिस्टर करने के बाद 180 प्लस लेवल्स रहने के बाद ये जिस तरीके से कूल ऑफ करा है, सारा का सारा दामोदर क्रूड ऑयल पे जाता है। और क्योंकि इनके मार्जिन्स बहुत श्रिंक होते हैं उस पर्टिकुलर चीज के कारण। बट ये जो E85 E30 फ्यूल कंपोनेंट का जो एक सरकार नया पूरा सिस्टम पैटर्न लेकर आ रही है, वो इनके लिए बेनिफिशियरी बनेगा। अब बात आती है क्या 200 रुपए लेवल देखने को मिलेंगे। देखिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अपने आप को जिस तरीके से पोजीशन कर रखा है बिल्कुल देखने को मिलेगा। बट ये होगा कब? जब आपको बहुत क्लियरली 156 लेवल्स के ऊपर एक सस्टेन मूवमेंट देखने को मिल जाए, उसके बाद 1 से 2 क्वार्टर में आपको ये लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो आईओसी को लेकर ये सलाह और आने वाले दिनों के लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल का रुख करेंगे। जो अगली क्वेरी है वो यूट्यूब के जरिए हमें मिली है। मनोज जी का सवाल आ रहा है और इनके पास NSDL के 100 शेयर है, 1220 इनका बाइंग प्राइस है। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं होल्ड करें या सेल करके निकल जाए। 1220 पे खरीदा था और NSDL 820 पर कारोबार कर रहा है। काफ़ी बड़ा नुकसान इन लेवल्स पर होता हुआ। क्या सलाह रहेगी रचित इन्हें, क्योंकि लगातार डाउन ट्रेंड NSDL में बना हुआ है, 1 साल से लगभग निचले स्तर की तरफ जाता हुआ?
देखिए, इनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि दो ये मार्केट इंफ्रा स्टॉक है, मगर इसको आप बीएससी या सीडीएसएल इनसे ना कंपेयर करें। एनएसडीएल का जो एएमसी अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखें मेजर इंस्टीट्यूशंस इस देश के एनएसडीएल में ही अपना डिपॉजिटरी लेके रखे हुए हैं। दो थोड़ा लो बीटा मूवमेंट है। स्टॉक बीएससी एमसीएक्स या सीडीएसएल के तरह इतना चंचल नहीं है। थोड़ा सा सोबर स्टॉक है। पोजीशन बना के रखें, और जिन लेवल्स पे आपने ले रखा है, अगर आपके पास पोजीशन है, तो मैं कहूंगा कि कभी भी आपको मार्केट करेक्शन में लोअर लेवल पे दिखे 780, 760, 790 और लेवल्स पे अपनी पोजीशन थोड़ी सी बढ़ा लें। आपको इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि बीटा मूवमेंट थोड़ा सा कम है। 960 के ऊपर जब आपको सस्टेन मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, उसके बाद 1150, और 1150 के बाद बहुत कंफर्टेबली 1300 लेवल्स भी जाते हुए देखेंगे, मगर इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना। ऑल राइट, तो थोड़ा सा समय एनएसडीएल को दीजिए और आने वाले दिनों के लेवल्स आप ध्यान में रखिए। चलिए, इसी के साथ फर्स्ट सेगमेंट को हम यहीं समाप्त करेंगे। रचित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। और चलिए, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। मैं और गुरप्रीत एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होगा। योर स्टॉक्स के दूसरे सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम आपके स्टॉक्स पर एक्सपर्ट से आपको राय दिलवाते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। एक बार आपको बता देते हैं कि आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसे स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें 9167329108 पर कॉल करके SMS या व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से जुड़कर अपने सवाल सीधे आप हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, और अब आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, निर्मल बैंक के स्वाति। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त अगर हम एक मार्केट चेक लें, मार्केट की तरफ अगर एक नज़र हम लोग डालें, तो देखिए निफ्टी की बात करें तो सुबह गिरावट के साथ खुला था बाजार, और अभी निफ्टी 50 जो है हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। करीब करीब 80 अंकों की बढ़त हमें दिख रही है। 23,300 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है निफ्टी 50। बैंक निफ्टी की बात करें तो अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, 420 अंकों की तेजी है। हालांकि निफ्टी आईटी की तरफ अगर हम नजर डालें तो टूट रहा है। 1.5% की गिरावट के आसपास कारोबार कर रहा है निफ्टी आईटी। और बैंक में अच्छी तेजी है, इंफ्रा में अच्छी तेजी है, फार्मा में भी इस वक्त हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो मेटल में भी अच्छी तेजी बरकरार है। हालांकि पीएसयू बैंक की तरफ अगर नजर डालें तो ये भी टूट रहा है। तो स्वाति, आगे बढ़ते हैं, योर स्टॉक्स के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली क्वेरी जो है वो लेते हैं। पहली क्वेरी है हमारे पास आरके जैन से। आरके जैन जुड़े हैं यूट्यूब से, और एसबीआई पर इनकी क्वेरी है। 970 का इनका खरीद भाव है स्वाति एसबीआई के लिए, और 3000 इनके शेयर्स हैं इनके पास। सवाल इनका ये है कि क्या एसबीआई के शेयर्स ये होल्ड कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और पहली बात तो अगर ये देख रहे हैं शो तो बहुत बहुत बधाई आपको, अच्छा मुनाफा हुआ है उसके लिए। क्या स्ट्रैटेजी आगे रहेगी स्वाति इनके लिए, क्या सजेशन रहेगा? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली मेरा तो पॉजिटिव है एसबीआई पे, जिस हिसाब से मुझे बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। सो इफ वी डू द कंपैरेटिव एनालिसिस, एसबीआई एक अच्छा काउंटर है जिसमें अभी तक रैली में पार्टिसिपेशन हम लोग ने देखा नहीं है। नो वंडर जो लो से हम देखा है कि 940 के लो के बाद काफी अच्छी मोमेंटम रैली बन चुकी है। 20 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, हाई टॉप्स हाई फॉर्मेशंस में बन रहे हैं। ये जो टेक्निकल सेटअप है इससे कहलाता है कि पॉजिटिव मूव कंटिन्यूड रहेगा। एटलीस्ट मिनिमम टारगेट विल बी 1040 एंड अबाउट दैट 1100 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। तो आप अपने लॉन्ग पोजीशंस बने रहिए। बाइंग प्राइस अट्रैक्टिव है। अगर मार्केट वोलेटाइल रहेगा बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशंस, आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा सकते हो 985 का, एंड अपने लॉन्ग बने रखिएगा 1050 और 1100 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल ठीक। तो एसबीआई में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं। ये सलाह स्वाति जी की तरफ से आती हुई। आगे बढ़ेंगे और अगली क्वेरी का रुख करेंगे। यूट्यूब से हमें सवाल मिला है रश्मि साहू का। इनके पास नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के 90 शेयर है और 3514 इनका बाइंग प्राइस है। इन लेवल्स पर जानना चाहती है कि आगे का टारगेट क्या होगा और क्या इन लेवल्स पर इन्हें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए।
इन लेवल्स पर इन्हें करीब करीब अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। 62,000 का प्रॉफिट है और 4200 के आसपास नेटवेब कारोबार कर रहा है। हालांकि आज 2.25% की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। स्वाति जी, क्या सलाह होगी? प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए इन लेवल्स पर या आने वाले दिनों के चार्ट्स अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं? लॉन्ग टर्म के हिसाब से चार्ट्स अट्रैक्टिव है। अभी तक अपवर्ड राइजिंग चैनल में ये ट्रेंड हो रहा है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि आज इसने 20 डेज मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो कि 4200 के लेवल्स पे ही है। यहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस है। मैं कहूंगी कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट्स अपने बुक कीजिएगा। अगर ये आज 4200 के नीचे क्लोजिंग रखता है तो हमें मोर प्रॉफिट सेलिंग या सेलिंग देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 4000 के आसपास तक। तो करंट लेवल्स पर अपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अगर कोई भी उछाल देखने मिलता है 4500 4450 के रेंज में, तो आप सेकंड पार्शियल सब अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। चलिए, तो ये सलाह आती हुई नेटवेब टेक्नोलॉजीज पर। आगे चलते हैं। आगे हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हैं। फाहिम हमारे साथ जुड़े हैं। फाहिम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी बताइए, क्या सवाल रहेगा? मैडम, मेरा सवाल रेमंड रियल्टीज के ऊपर है। ओके। मेरा बाइंग क्वांटिटी 729 है और एंट्री प्राइस आके 645 पे लिया था। ओके। इसे क्या करूं? मैं होल्ड करूं या सेल करूं या वेट करूं क्या? जी, अभी आपको सलाह दिलवा देते हैं। फ़हीम, शुक्रिया जुड़ने के लिए। रेमंड रियल्टी पे सलाह चाहते हैं ये स्वाति, और 645 रुपीज़ का इनका शेयर प्राइस है, ख़रीद भाव है, और 729 इनके पास शेयर्स हैं। अपने ख़रीद भाव से थोड़ा सा नीचे आया है ये, थोड़ा सा नुकसान भी इस वक्त इन्हें हो रहा है। करीब ओवरऑल 50,000 के आसपास इनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में रेमंड रियल्टी में इन्हें बने रहना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए, या आगे मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है? क्या सलाह रहेगी? कि अगर लंबा नजरिया रखते हो एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर का, तो बने रहना चाहिए। लॉसेस बुक मत कीजिएगा। बट जिस हिसाब से आज के लास्ट 2 दिन से ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं, अभी ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास ट्रेड हो रहा है। इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है 550 560 के रेंज में। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो हमें थोड़ा और सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है 500 और 480 के रेंज में। अगर आपका कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है तो मैं कहूंगी वेट कीजिएगा। अगर ये एक थोड़ा भी नीचे आते हैं 500 540 के आसपास, तो आप एवरेज कर सकते हैं। वापिस अपसाइड में टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे 620 टू 640 के रेंज में। तो मैं कहूंगी कि अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो एटलीस्ट 550 का स्टॉप लॉस रखिएगा। लॉन्ग टर्म नजरिया है तो थोड़ा आप होल्ड कर सकते हो पोजीशन फॉर अ टारगेट ऑफ 620। बिल्कुल ठीक। तो रेमंड रियल्टी के फ्यूचर टारगेट्स भी आपको बता दिए हैं, स्टॉप लॉस भी बता दिया है, तो आप फिलहाल यहाँ पर अपनी पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। हमारे साथ लाइव कॉलर सुशील शर्मा जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश पर आपका। पूछिए, क्या सवाल है? ठीक है, उनका सवाल हम तक आ गया है और उसी पर बातचीत कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर्स है, 100 की क्वांटिटी है, 128 इनका बाइंग प्राइस है। इन लेवल्स पर पूछना चाहते हैं कि होल्ड करके रखा जाए या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए। स्वाति जी, JNK बैंक के चार्ट पर एक बार नजर डालिए। हालांकि आज 1% की गिरावट है, 152 पर कारोबार कर रहा है और इनके बाइंग प्राइस से ऊपर निकल चुका है ये शेयर, जिसके चलते करीब 2500 के आसपास का मुनाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए? इन लेवल्स पर होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी? क्वांटिटी कोई मेजर है नहीं मैं कहूंगी, बट तो भी आप पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। सेटअप्स काफी स्ट्रांग है। आई एम सेइंग पार्शियल प्रॉफिट क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में है। कंटिन्यूस रैली हम लोग ने देखी 110 से 158 के रेंज में। 52 वीक्स हाई के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। काउंटर्स एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस बनते हुए नजर आए। तो अगर इतनी रैली देखने के बाद प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते हम हायर साइड में, तो मुझे लगता है एक हमें डेप्थ देखने मिल सकता है 145 टू 135 के रेंज में, तब आप वापस बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो एट द करंट लेवल्स मैं कहूंगी कि आप प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। अगर कोई भी डेप्थ आता है 135 टू 140 के रेंज में, आप री एंटर कर सकते हो। चलिए, तो ये सलाह रहेगी JNK बैंक पर। आगे बढ़ते हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त लाइव। अरुण, स्वागत है आपका शो में। बताइए, क्या सवाल रहेगा आज का? हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरे पास सिरमा के शेयर हैं। ओके। 1093 के 23 शेयर्स हैं। ओके, क्या सलाह चाहते हैं? मैं 1 साल के टारगेट जानना चाहता हूँ। 1 साल के लिए क्या टारगेट हो सकता है? ठीक है,
तो स्वाति जी, सवाल आपने इनका सुन लिया होगा। सिरमा एसजीएस को लेकर इनका सवाल है। 1093 पर इन्होंने ये शेयर खरीदा था। 23 शेयर है इनके पास, थोड़ा सा ऊपर गया है ये शेयर और थोड़ा प्रॉफिट भी इन्हें हो रहा है। आगे 1 साल के लिए इन्हें क्या करना चाहिए ये जानना चाहते हैं। अभी होल्ड करें, प्रॉफिट बुक कर ले, बने रहे, और क्या आगे का टारगेट हो सकता है इनके लिए? सिग्मा का डेफिनेटली सेटअप्स काफी स्ट्रॉन्ग है, बट हाई टॉप्स हाई फॉर्मेशंस में चलते हैं। आपके बाइंग प्राइस कोई ज्यादा मेजर डाउनसाइड की नहीं है, तो मैं कहूंगी कि यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। ओवरबॉट जोन में है, कंटिन्यूस नेगेटिव डाइवर्जेंस के सिग्नल्स दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये मंथली में लास्ट 1-1.5 साल से ये रैली दे चुका है, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग का हमें देखने मिल सकता है। तो एट द करंट लेवल्स बुक द पार्शियल प्रॉफिट्स। अगर कोई भी डेप्थ आता है नीचे में वापस 972 के रेंज में, तो अब एड ऑन कीजिएगा। लंबे नजरिए के लिए मेरे टारगेट्स है 1400 to 1600 के लेवल्स। राइट, तो लॉन्ग टर्म के लंबे टारगेट्स यहाँ पर आपको बता दिए हैं और ये सलाह सिरमा एसजीएस पर आती हुई। आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो हमें यूट्यूब के जरिए आ रहा है। चंदन कुमार का सवाल है। इनके पास IRFC के 1160 शेयर है और बाइंग प्राइस जो उन्होंने बताया है वो 142 है। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं। 5 से 10 ईयर का आउटलुक इन्हें समझना है। स्वाति जी, 5 से 10 साल का आउटलुक आप दे पाएंगी? और IRFC पे अगर बात करें तो देखिए, जितने भी रेलवे स्टॉक से लगातार साइडवेज ही कारोबार कर रहे हैं। ऑर्डर विन के दम पर कभी किसी स्टॉक में थोड़ी तेजी जरूर नजर आ जाती है, लेकिन लगातार डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। तो क्या 5 से 10 साल के लिए होल्ड करके रखना चाहिए? रेलवे पैक में मुझे नहीं लगता कि लंबे नजरिए के लिए होल्ड रखने चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये जब भी सेशंस होते हैं, हमें बजट सेशन, तब भी ये पर्टिकुलर स्टॉक्स रैली देते हैं। नो वंडर 2023 हाफ 24 तक हम लोग ने 1.5 साल में काफी अच्छी रैली देखी थी। ऑलमोस्ट 25 लेवल से 250 के लेवल तक। एंड उसके बाद एक सेल ऑफ देखा है, एंड अभी ये साइडवेज मोमेंटम है। मुझे लगता है अगर नीचे में ये प्रोबेबली 75 के रेंज तक एक डेप्थ बना सकता है। देन कंसोलिडेशन फेज आएगा, देन एक अपटिक रैली हमें देखने मिलेगी। अपटिक रैली कब देखने मिलेगी? जब ये 110-120 के लेवल सरपास कर देगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो एक न्यू ट्रेंड चालू हो जाएगा, जो एटलीस्ट 5 से 10 साल अगर आप टारगेट्स पूछ रहे, तो मुझे लगता है 300 के 400 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। बट आई डोंट बिलीव कि इतने देर के लिए ये पर्टिकुलर काउंटर होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट 30-40% मिलता है, एग्जिट कीजिएगा, एंड यू कैन री इन्वेस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर कैपिटल इनटू द अदर स्टॉक्स। चलिए, तो ये सलाह आती हुई IRFC को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हैं अरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अमित, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे पास मटार टेक के ये 16 शेयर हैं। 1937 रुपए एवरेज प्राइस पे, और मुझे इसमें काफी कुछ बेनिफिट मिल रहा था। तो अभी ये एकदम 6000 से नीचे की तरफ भाग रहा है। अराउंड 600 कुछ के आसपास जा रहा है, 6000 की। तो क्या मैं और वेट करूं इसके लिए, या कुछ निकलने की व्यवस्था सोचूं अभी यहाँ? चलिए अमित जी, बिल्कुल आपको सलाह दिलवा देते हैं एक्सपर्ट से। स्वाति, सवाल आपने सुना होगा, एमटार टेक को लेकर इनका सवाल है और 1947 पर इन्होंने ये शेयर खरीदा था और ज़बरदस्त इस वक्त इनका शेयर प्राइस चल रहा है। उससे तो काफ़ी ऊपर लेवल्स आ गए हैं एमटार टेक के। 16 शेयर थे इनके पास और अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। बधाई हो आपको अमित इस मुनाफे पे। जानना चाहते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी और होल्ड करके रखना चाहिए? तो आपकी क्या सलाह रहेगी इस पे? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन अमित जी, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अपने बाइंग किए, पेशेंसली ये पर्टिकुलर काउंटर को होल्ड कर रखा है। नो वंडर आफ्टर सच काइंड ऑफ अ रिटर्न मेरी पर्सनल ड्राइव होगी कि आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो एट द करंट लेवल्स, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट 10 दिन से ट्रेडिंग सेशन दिख रहे हैं, काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन ये रिच नहीं कर पा रहा है 8000 के आसपास है ना। आज का सेलिंग प्रेशर काफी वॉल्यूम के साथ हमें देखने मिल रहा है। एंड मुझे लगता है कि अगर ये जैसे ही ये 6350 के लेवल्स ब्रेक डाउन कर देगा, तो मेजर डाउनटाउन हमें देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में एटलीस्ट 4000 से 5000 तक लेके आ सकता है। तो मेरी राय होगी कि आप यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। अगर कोई भी डेप्थ आता है 4000 के आसपास, तो आप री एंटर कर सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक। ऑलराइट, तो ये सलाह एमटार टेक पर आती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे और आरबीएल बैंक में भाविन लखपतवाला की एंट्री हो सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर पर पूरी जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी अंकुर, बताइए क्या जानकारी है आपके पास?
जी हाँ, भाविन लखपतवाला बहुत जल्द आरबीएल बैंक के सीएफओ अपॉइंट हो सकते हैं। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि इसका जो शॉर्टलिस्टिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है और फाइनल मंजूरी कुछ ही दिनों में हो सकती है और बैंक ये अनाउंसमेंट कर सकता है। सूत्रों की माने तो मिस्टर लखपतवाला काफ़ी दिनों से एचडीएफसी बैंक में कार्यरत थे और अब वहाँ से वो आरबीएल बैंक का मूव हो सकते हैं। ऑल्दो जो फाइनल प्रोसेसेस हैं अभी भी बाकी हैं, अप्रूवल्स बाकी हैं और इस बारे में बैंक ने लगभग नाम को शॉर्टलिस्ट ज़रूर कर लिया है, लेकिन जो अप्रूवल है, एक गो अहेड है, वो रेगुलेटर से भी शायद लिया जा सकता है। ओवरऑल हम जो डील की स्टेज माने जो एमिरेट्स एनबीडी के साथ क्लोज होने वाली है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और ओपन ऑफर जो एमिरेट्स एनबीडी ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था, अब बहुत जल्द हम देख सकते हैं कि ये डील का क्लोजर हो। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पद सीएफओ को बैंक जल्द पूरा करना चाहता है, जो कि पिछले करीब 6 महीनों से खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि जो लास्ट पोजीशन थी वो 15 दिसंबर को वैकेंट हुई थी और इंटरिम सीएफओ को बनाया गया था दीपक रुइया जी को। अब बैंक फुल टाइम सीएफओ लेने की तैयारी में है। बिल्कुल ठीक अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आरबीएल बैंक पर एक टेक्निकल व्यू भी ले लेंगे। स्वाति जी, आपने जैसा कि सुना होगा नए सीएफओ बन सकते हैं यहाँ पर भाविन, उसको लेकर सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है और पता चला है कि पिछले 6 महीनों से जो ये पोस्ट है सीएफओ की खाली थी। आरबीएल बैंक के चार्ट पे नज़र डालें तो लगभग 5 साल के ऊपरी स्तर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। एक साल में भी अच्छे रिटर्न, करीब 62% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर बनाकर दिए हैं। नए सीएफओ के अनाउंसमेंट के बाद क्या आरबीएल बैंक में और भी अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है? चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? चार्ट बहुत अट्रैक्टिव है। अगर मैं मंथली चार्ट से देखूं तो फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट्स हो चुके हैं रिसेंटली इन द लास्ट मंथ इटसेल्फ एंड स्लोली स्टडीली ये मोमेंटम कैच अप कर रहा है। अगर हम मंथली वीकली चार्ट्स देखें तो सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जिसे हम देखते हैं 50 100 200 डीएमए, उसके ऊपर वेल प्लेस्ड है, हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशंस पे है। तो जितने भी मेजर टेक्निकल सेटअप से काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रहे हैं पॉजिटिव साइड में। तो आई बिलीव जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन हो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। इसमें क्षमता है ये 450 से 500 के लेवल्स इमीडिएटली हमें टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, तो अपने पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। ऑलराइट, तो 450 से 500 के लेवल्स दिख सकते हैं। अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखिए आप आरबीएल बैंक को लेकर। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से पहले चलिए अब रुख करते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या रणनीति लेकर आए हैं आज आप? गुड आफ्टरनून तृप्ति जी एंड वेल आज मार्केट के जिस तरीके का रुझान है, जिस तरीके से तेजी कंटिन्यू बनती हुई नजर आ रही है, वो नजर जो है वो कॉल ऑप्शन साइड पे ही है और स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर्स पर। सो एक्सिस बैंक यहाँ पर सजेस्ट करेंगे ऑप्शन के थ्रू लेने के लिए। 1330 रुपए का कॉल ऑप्शन एक्सिस बैंक का बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 27.5 चल रहा है। तो यहाँ से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 19 का और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 41 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एज पर द लॉट साइज यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी स्टॉप लॉस में वो करीब 5000 का होगा। वहीं अधिकतम मुनाफा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो करीब 8750 तक देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक का ओवरऑल अगर हम देखें तो डेली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया। पिछले 2 दिन से अच्छी खासी बाइंग बनी हुई है। साथ साथ में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ में जो है मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है फर्दर स्ट्रेंथ और कंटिन्यू हो सकती है। 1330 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी एक्सिस बैंक। चलिए तो एक बार आपके लिए कॉल रिपीट कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी इस सलाह के लिए। और एक बार कॉल आपके लिए रिपीट कर देते हैं। 1330 की कॉल आप खरीद सकते हैं एक्सिस बैंक के लिए। 27 के प्रीमियम पर आप ये कॉल खरीद सकते हैं और पहला टारगेट जो है वो है 41 रुपीज़ का टारगेट रख सकते हैं। नुकसान अगर विपरीत परिस्थिति में अगर जाता है स्टॉक तो 19 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अधिकतम मुनाफा जो है इसमें आपको 8750 रुपये तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान की बात करें तो 5000 रुपये तक का इसमें हो सकता है। और साथ ही में आपको सेबी का भी एक
डिस्क्लोजर बता देते हैं एफएनओ ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ। देखिए, एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का नुकसान होता है और इसके साथ ही घाटा या मुनाफा होने पर भी ट्रांजैक्शन के तौर पर आपको जो है खर्च करना होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें एफएनओ में ट्रेडिंग करने से पहले। चलिए, और अब आगे चलते हैं, योर स्टॉक्स में सवालों के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है मनोज की तरफ से। IRFC के लिए स्वाति ये सवाल है हमारे पास और 250 इनके पास शेयर्स हैं। एंट्री प्राइस इनका है 146। सवाल इनका ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसमें ये क्या कर सकते हैं IRFC के शेयर के लिए। IRFC में मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस टू नेगेटिव है, क्योंकि मेजर हमें सेल ऑफ ही नजर आ रहा है। अगर लास्ट 2 साल का भी डेटा देखोगे, जितनी भी रैली हम लोग ने प्रीवियसली की है, वहां से रिट्रेसमेंट ये ऑलरेडी 61.8% हुआ है, बट उसके नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं। कोई फिलहाल तो रिवर्सल के साइंस है नहीं, बट यस थोड़े थोड़े उछाल हमें देखने मिलते हैं 100-110 के रेंज में। तो मैं कहूंगी कि अगर कोई भी उछाल आता है 110 के आसपास भी, तो एग्जिट कीजिएगा। लॉन्ग पोजिशन के लिए मुझे नहीं लगता ये सही काम है। राइट, तो IRFC पर आपको एग्जिट करने की सलाह आती हुई आगे बढ़ेंगे। और अगला जो सवाल है वो यूट्यूब से आया है। आदित्य तिड़के का सवाल है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज के शेयर है, 1000 की क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस ये जो बता रहे हैं 3101 रुपये है और इन लेवल्स पर इन्होंने कोई नज़रिया तो अपना नहीं बताया, लेकिन स्वाति जी आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर राय रखिएगा। ग्रासिम के चार्ट्स देखें तो आज देखिए यहाँ पर लगभग दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार होता हुआ 3099 के लेवल पर ग्रासिम कारोबार कर रहा है, लेकिन इन लेवल्स पर करीब 2200 का नुकसान ये झेल रहे हैं। क्या सलाह होगी आगे के लिए ग्रासिम को लेकर? ग्रासिम 2 घंटा उनके बाइंग थोड़े से ऊपर के लेवल्स पे तक मुझे लगता है व्यू पॉजिटिव है। कंटिन्यूअस हाई टॉप्स है, बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। प्राइस मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है ऑन दी हायर साइड्स में, एवरेजेस के ऊपर वेरी वेल प्लेस्ड है। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रहेगा 3200 एंड बियॉन्ड इट। अगर आप लंबा नजरिया देखते हो तो 3400 के लेवल्स ऊपर हो जाते हैं। नीचे में उसको सपोर्ट है 3000 के लेवल्स का इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट से। जब तक वो बरकरार है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल ठीक, तो ये सलाह ग्रासिम पर आती हुई। और चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स को हम यही समाप्त करेंगे। स्वाति जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आपके लिए हम लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। नमस्कार।